Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन ले लो। द रिपोर्ट्स ऑफ कॉम्पिट्रल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स आर सबमिटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताइएगा। अभी मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज और है। देखो यहाँ पे जो है ना एडिटोरियल का एक पेज गायब हो गया है, बट कोई बात नहीं। आज हमें फर्स्ट वाला जो एडिटोरियल का पेज है, पेज नंबर 6 द हिंदू का, वहां से 3 आर्टिकल डिस्कस करने। बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, बड़ा मजा आने वाला है इनको पढ़ने में, समझने में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब आगे बढ़े उससे पहले क्लैट पॉइंट ने लॉन्च किया है अपना मैजिक बॉक्स। इसके अंदर आपको 7 किताबें मिलने वाली हैं, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की बुक्स मिलेंगी प्रैक्टिस सेट के साथ, और जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्यूआर कोड के साथ मिलेंगे। आप उनको स्कैन करके उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। साथ ही साथ यू विल गेट 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें क्लैट सेट जितने भी आप लॉ एंट्रेंस टेस्ट देंगे, एलेट वेलेट सब मिला के है। एमएचसीटी का भी उसमें इंक्लूडेड है। 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर, 200 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से ये हमारे ऑनलाइन पोर्टल में आपको मिलेंगे। ये सब कुछ यू कैन एक्सेस इट फॉर 5499। बुकिंग के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। 100 सीट्स हुआ तक अवेलेबल थी, राइट नाउ इट्स 50। तो जो भी हो, जिसको भी हो। इसके अलावा हमारा एवेंजर बैच स्टार्ट होने वाला है 2024 क्लैट के लिए 15 जुलाई से। क्लैट यूजी विजेता बैच स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से। नया बैच रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लीजिए, हो चुके हैं। क्लैट पीजी अवेंजर्स बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। दिस इज फॉर क्लैट 2024। सॉरी, एवेंजर बैच तो मैंने आपको बता ही दिया है। दिस इज अचीवर्स बैच फॉर क्लैट पीजी। ये जो एलएलएम करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ये दोनों हमारे यूजी जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के एडिटोरियल को। चाओटिक वर्ल्ड, द पेरिल्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। देखो, सबसे पहले तो मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या होता है? इट्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स और 3 और मोर स्टेट्स। देखो, इसको मैं अगर आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो ये कि भाई आप किसी एक कंट्री की तरफ इंक्लाइन नहीं हो, आपने अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन करके सभी से रिलेशन अपने मेंटेन करने की कोशिश करी है। बहुत अच्छा आर्टिकल ये लिखा हुआ है, काफी कुछ इसमें आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखो कुछ कंट्रीज के मैंने मैप लगाए हुए हैं। तो ये कौन से कंट्रीज हैं बताओ? ये जो फ्लैग्स लगे हैं ये किस कंट्रीज के हैं? ऑफ कोर्स ब्रिक्स के हैं। राइटर जो है ना वो ये बोलते हैं कि अभी इंडिया का जो पर्सपेक्टिव चल रहा है, जो इंडिया को आप देख रहे हो, उसमें क्या हो रहा है कि हमने क्वाड समिट किया, फिर हमने ब्रिक्स समिट किया, फिर G7 समिट में भी मोदी जी को बुलाया गया। तो ये किसी भी कंट्री के लिए एक ड्रीम होता है कि आपने काफी सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा है और आपके रिलेशन हर कंट्री के साथ ठीक ठीक हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या केस है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द राइटर, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ इससे आपका एक पर्सपेक्टिव भी डेवलप होगा टॉपिक्स को लेके। देखो, ब्रिक्स का क्या चल रहा है। ब्रिक्स में अभी आपका जो ब्रिक्स की हिस्ट्री वैसे मैंने कभी और बता रखी है, लेकिन आप थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लो। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स जो हैं इन कंट्रीज को कहा जाता है। पहले साउथ अफ्रीका नहीं था, पहले ये ब्रिक था, फिर इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। अभी देखो, ब्रिक्स की समिट हुई थी, जिसमें प्रेसिडेंसी जो है चाइना ने करी थी। वहां पे ना इंडिया को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो चाइना के द्वारा किया जा रहा है उस टॉपिक को कंप्लीटली इग्नोर किया गया, एंड इवन रशिया ने भी इंडिया का सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक भारत के लिए चिंता का विषय है अकॉर्डिंग टू द राइटर। क्योंकि देखो मामला क्या है ना, जॉइंट स्टेटमेंट ब्रिक्स का आया जिसमें 7500 वर्ड्स लिखे हुए थे, बट उसमें कहीं भी इंडिया के जो पर्सपेक्टिव थे, जो इंडिया के जो चिंतन थे, उसको कहीं भी नहीं लिखा गया। इवन रशिया जो है ना 2022 फरवरी तक कुछ कुछ इंडिया के सपोर्ट में या फिर बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करता था, जो भी इंडिया चाइना के बीच में चल रहा है। बट अब क्योंकि रशिया का खुद यूक्रेन पे प्रॉब्लम है और चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो अब जो है ना रशिया वैसे भी कुछ नहीं करेगा, चाहे इंडिया चाइना के बीच में कुछ भी हो जाए। एक देखो, रशिया का एक और कॉन्सेप्ट है ब्रदर एंड द फ्रेंड, कि एक हमारा भाई और दूसरा हमारा दोस्त है, तो छोड़ो छोड़ो दोनों को ही कुछ नहीं कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो सोवियत यूनियन या फिर रशिया ने, इनका हमेशा से ये इंडिया एंड चाइना को लेके है कि इंडिया अगेंस्ट चाइना सिंस 1962 कभी भी यूएसएसआर ने इंडिया का सपोर्ट नहीं किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय है। और रशिया इज लीगली ऑब्लिग टू टेक चाइनीज साइड इन द फ्यूचर शोडाउन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है ना वो कोलैप्स हो जाएगी अगर चाइना ने अपना हाथ हटा लिया। तो रशिया इज क्वाइट वेरी डिपेंडेंट अपॉन चाइना। तो ये एक इंडिया के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा देखो, चाइना जो ब्रिक्स को कैसे लेके चल रहा है।
चाइना का एक इनिशिएटिव था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके अंदर चाइना जो है वो एक नेटवर्क ट्रेड का तैयार कर रहा है, जिसमें बेसिकली करता क्या है, वो कंट्रीज को ना खूब सारा डेट दे देता है और फिर उसके बाद वो डेट ट्रैप में फंसा के उनको फिर तंग करता रहता है। श्रीलंका इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। श्रीलंका को खूब सारा डेट दिया था, श्रीलंका डेट नहीं दे पाया। श्रीलंका की इकोनॉमी क्राइसिस आप देख सकते हो। श्रीलंका का एक पोर्ट है हब्बन टोटा पोर्ट, उसको चाइना ने लीज पे ले लिया है 99 ईयर्स के लिए। तो किसी कंट्री का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है किसी दूसरे कंट्री के पास है, तो ये क्यों लिया है, क्योंकि श्रीलंका जो है डेट नहीं दे पा रहा था। तो चाइना जो है ना ब्रिक्स को उसी तरीके से देख रहा है। और देखो जब अभी रशिया यूक्रेन और ये सब चल रहा था, तो ये बात चल रही थी कि वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट में ना एक ग्रुप क्रिएट होगा, जिसमें कौन कौन से होंगे, रशिया, चाइना और इंडिया, यही कह रहे थे ना। इन तीनों का जो ग्रुप है वो ब्रिक्स ही है। तो जहां पे ये चीजें हो सकती थी, लेकिन इसके ऊपर ना कोई कहीं से कहीं बातचीत तक नहीं हुई। दूसरी की जो एटीट्यूड रहा है चाइना का इस पूरे समिट के अंदर, उससे ये चीज भी क्लियर हो गई कि भैया इसके बारे में तो वो लोग सोच भी नहीं रहे। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट से जानी। इसके बाद अब इंडिया का G7 मीट में क्या रहा है। G7 में कंट्रीज कौन सी हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। देखो पहले ये G8 होता था, रशिया भी इसमें इंक्लूडेड होता था, लेकिन रशिया ने अनेक्स किया था क्रीमिया को। ब्लैक सी आपको मैप याद होगा, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, जिनको नहीं याद है तुरंत पॉज करो, एक बार डाल दो रशिया ब्लैक सी ऐसे करके। तो रशिया के नीचे ब्लैक सी है, वहां पे क्रीमिया बगल में ही है। तो क्रीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, क्योंकि ब्लैक सी का कंट्रोल आ जाता है और ब्लैक सी से सारे ट्रेड एंड सारी चीजें होती है। क्योंकि रशिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो भैया बर्फ में जमा हुआ है, तो जो समुद्र उनका नहीं जमा हुआ है ना, वो जहां पे आइस नहीं है, वो यही वाला पोर्शन है। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो G7 मीट में इंडिया को बुलाया गया। ऐसा वैसे कुछ जानकार कह रहे थे कि इंडिया को इस बार नहीं बुलाया जाएगा, बिकॉज क्योंकि इंडिया ने जो है सपोर्ट नहीं किया था यूरोपियन कंट्रीज का इन यूक्रेन के सपोर्ट में। बट ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ये जो समिट हुई थी G7 की, जून 26 से 28 के बीच में हुई है बावरिया के अंदर। बावरिया मैंने हिंदी टाइप से प्रोनाउंस कर दिया, इट वुड बी कॉल्ड समथिंग लाइक बावरिया वॉट एवर, ठीक है ना, प्रोनाउंस कर लेना। तो ये भैया यहाँ पे समिट हुई थी, इसमें मोदी जी को बुलाया गया था। बट बात यहाँ पे ये हुई कि काफी सारे मुद्दों के ऊपर जो ये चर्चा होनी थी इस समिट के अंदर, वो नहीं हुई। इस समिट का एक ही मुद्दा रह गया था, वो रह गया था कि रशिया पे सैंक्शन लगाने हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में रशिया को किसी भी तरीके से दबाना है और उन पे सैंक्शंस लगा के उनको इकोनॉमिकली हार्म करना है। ऑल्दो भारत ने उस तरीके की चीजों में पार्टिसिपेट नहीं किया। भारत ने अदर इश्यूज जैसे कि एनवायरमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी, इस तरीके से जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। G7 का भारत काइंड ऑफ एक नेचुरल पार्टनर भी है। मिस्टर मोदी जी की जो प्रेजेंस है G7 समिट के अंदर, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमने यूरोपियन कंट्रीज का साथ नहीं दिया, स्टिल ही इज़ इन्वाइटेड। तो ये है कि हाँ, वो कंट्रीज भी भारत की वैल्यू करते हैं। बट यहाँ पे ये भी है कि G7 कंट्रीज ने काइंड ऑफ जो है काफ़ी अलग अलग समय पे अपना जो एक कह सकते हो नाराजगी जो है मोदी जी के साथ व्यक्त करी है, इंडिया के साथ व्यक्त की है कि इंडिया ने जो है यूक्रेन के सपोर्ट नहीं किया है और काइंड ऑफ रशिया के साथ अभी भी आप ट्रेड एंड एवरीथिंग कर रहे हो। इंस्टेड आप यू एक क्वाड के मेंबर हो और आप कहते हो कि देश में, पूरे विश्व में शांति एंड एवरीथिंग हो, तो इस तरीके की चीज़ों में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। ये काफ़ी इन कंट्रीज़ को अच्छा नहीं लगा था पहले भी। इसके अलावा देखो ब्रिक्स समिट में तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, G7 समिट में भी कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद मोदी जी ना कुछ आवर्स के लिए यूएई गए थे। अब यूएई देखो भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। एक तो हमारे बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे जाते हैं, बहन लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस मतलब जो वहाँ से पैसा लोग यहाँ पे भेजते हैं कमा के। दूसरा, यूएई के साथ बहुत सारा ट्रेड है आपका। और तीसरा, यूएई काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी यूएई गए थे। और क्यों गए थे, देखो एक कारण यहाँ पे ये भी है कि कुछ समय पहले बीजेपी के स्पोक पर्सन्स ने कुछ स्टेटमेंट दे दी थी जो कि काफ़ी सारे इस्लामिक कंट्रीज को पसंद नहीं आया था, जो कि जायज़ है। तो उसी का नाराजगी भी काफ़ी जगहों पे है। तो यूएई जाके इंडिया ने एक साफ साफ सिंबल दे दिया है और यूएई से अपना रिश्ता बेटर और कर लिया है, जिससे कि सारी चीज़ें जो है ना, ये और भी इस्लामिक कंट्रीज़ को काफ़ी संतुष्टि मिली होगी इन चीज़ों से। तो यहाँ पे राइटर जो है ना लास्ट में ये बोलते हैं कि देखो जो मल्टीटेररिज्म है ना, ये मल्टीलेटरलिज्म का इतना कोई खास प्रभाव है नहीं। इससे बेटर तो ये कि 1-to-1 टाइज क्रिएट करी जाए और बेटर अलग अलग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन रखे जाएं। क्योंकि आज की डेट में जो जितने भी ग्रुप्स हैं ना, ये सभी के सभी कोई एजेंडा पे चल रहे हैं और इनमें कोई खास चीज़ आपकी होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ राइटर ने इस आर्टिकल के थ्रू ये कहा है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है,
multilateralism negotiations will be increasingly difficult in the present global situation. It is only by working bilaterally with potential allies that India can attain the status of pole in the new world with steadfast friends and followers. ठीक है, चलिए इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है डील और नो डील। ये यूएस एंड ईरान से ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है। पहले थोड़ा सा मैं आपको ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बता देता हूँ और फिर हम आएंगे कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। देखो ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई थी बिटवीन P5 फाइव परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड ईरान। इस पूरी डील को जो कहा जाता था वो कहा जाता था P5+1 नेशन डील या फिर ईरान न्यूक्लियर डील या फिर JCPOA। JCPOA की फुल फॉर्म होती है जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये जो P5 कंट्रीज हैं ये 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। गूगल करना, सर्च करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन है। +1 जो है ना P5+1 में वो है जर्मनी। तो ये P5+1 कंट्रीज ने मिलकर ईरान के साथ एक डील करी थी कि ईरान जो है वो यूरेनियम इनरिच नहीं करेगा, क्योंकि ईरान एक यूरेनियम रिच कंट्री है। यूरेनियम का डायरेक्टली यूज होता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में। तो 2015 से पहले ईरान काफी ज्यादा यूरेनियम इनरिच करता था। तो भाई ये डील हुई, ईरान ने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे। ओबामा साहब के समय में ये हुआ था जब वो यूएस में थे और इस वजह से सारी चीजें हुई और इन सब की वजह से ओबामा जी को पीस प्राइज भी मिल गया था। तो ये सब चीजें हैं। ऑल्दो ये सब हिपोक्रेसी है, इन दी एंड वेस्टर्न कंट्रीज आपस में रखती हैं और सेटअप कर दिया गया सिस्टम की ओबामा जी को पीस प्राइज भी मिला था। लेकिन वो एक अलग बात है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये डील हो गई जिसमें सारी कंट्रीज आपस में मान गई कि ईरान जो है उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा दो। सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान के ऊपर क्योंकि वो यूरेनियम एनरिच करता था 2015 से पहले। सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि देखो आपके घर से बाहर निकलने पे आपके पापा ने सैंक्शन लगा दिया। ऐसे ही ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए थे ट्रेड के कि ईरान किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। ईरान को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए फिर अच्छी क्यों नहीं लगेगी? आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो क्या होगा? आपका दिमाग खराब होगा। ईरान को ट्रेड करने से रोकोगे तो ईरान की इकोनॉमी खराब होगी। तो इन दी एंड ईरान को झुक के जो है ये एग्रीमेंट करना पड़ा 2015 में। चीज़ें सही चल रही थी। फिर आए डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप जब आए तब उनको ईरान वैसे ही पसंद नहीं था क्योंकि इजराइल उनके काफ़ी क्लोज था। इजराइल को ईरान पसंद नहीं था। तो उन्होंने इन दी एंड एक कहानी बनाई कि ईरान जो है वो ये डील को वायलेट कर रहा है और उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से यूएसए को बाहर ले लिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूएसए के जितने एलाइज हैं ना वो भी ईरान के साथ ट्रेड करना बंद कर दो। ये चीज़ बहुत लंबी चलती गई। अब आए हैं बाइडेन जी। बाइडेन जी के आने के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही थी काफ़ी समय से कि ईरान न्यूक्लियर डील रिवाइव हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब बात करते हैं राइटर यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो देखिए मिस्टर बाइडेन लाइक बराक ओबामा, ऐसा कहा जा रहा था कि नेगोशिएटेड एग्रीमेंट लाएंगे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, ईरान से बात करेंगे, फिर से इस एग्रीमेंट को रिवाइव किया जाएगा। बट प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है? प्रेजेंट सिनेरियो में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अमेरिका के एलाइज हैं वेस्ट एशिया के अंदर, स्पेशली इजराइल, वो ईरान से चाहता है कि और भी ज़्यादा आप नेगोशिएट करो। जितना ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ये सब बना रहा है बिल्कुल ख़त्म करा दो, जीरो करा दो। बट ईरान जो है वो भी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा बहुत तो चीज़ें बनाना चाहेगा। तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस रही है जिसकी वजह से अभी कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इजराइल जो उनका एलाय है उसको भी दुखी नहीं करना चाहता है। साथ ही साथ देखो अभी क्या है ना, वर्ल्ड का सिचुएशन खराब है यार। रशिया यूक्रेन ऑलरेडी चल रहा है। वी डोंट नीड एनी अदर कॉन्फ्लिक्टेड जोन। तो प्रोबेबली ये चीज़ें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएं और बेटर रहेगा कि यहाँ पे डील जो है कुछ फाइनलाइज हो जाए। इन द पॉलिटिकल थिकेट, ये देखो क्या आर्टिकल है, इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा एक कहानी है जो समझने वाली है काफ़ी। आपको कॉन्सेप्ट मतलब ऐसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में ना ये पता पड़ेगा। देखिए भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं, ही इज गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ये आर्टिकल जो है ना हिंदू में आया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि देखो अभी क्या हुआ था। महाराष्ट्र असेंबली के अंदर जब से ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई थी, देयर वॉज नो स्पीकर इन द असेंबली। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो स्पीकर के इलेक्शन थे ना उसकी डेट जो है वो सेट नहीं करी जा रही थी भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा, जो कि गवर्नर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही होंगी। तो पिछले 5-6 महीने से जो है वो अराउंड 5-6 महीने भी मैंने कम बोल दिया, 17 मंथ से जो है वो सीट वेकेंट थी। लेकिन 2 दिन के अंदर जैसी सत्ता पलट हुई उसी में इलेक्शन भी करा दिए गए गवर्नर के द्वारा और नया गवर्नर भी आ गया। तो ये कहने का मतलब है, राइटर इसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये तो बड़ा विचित्र मामला है और ये दिखाता है कि किस तरीके से पार्शियलिटी हो रही है गवर्नर जी के द्वारा। ये इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है।
ऑल्दो ये जो मामला था ना, जो 17 मंथ से वेकेंट थी सीट और गवर्नर जी जो है इलेक्शन सेट नहीं कर रहे थे, ऐसा ये क्यों कर रहे थे, बता रहे थे कि बिजी हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं उन सब में, तो इसलिए समय नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरीके की बातें होती थी। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग था, बट अब तो सत्ता ही पलट हो गई है, नई सरकार आ गई है, तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो अगला आर्टिकल जो है वो है इन्फोर्सिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। अच्छा आर्टिकल है, समझने वाला है, और समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखो इन्फोर्सिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, ये आर्टिकल जो है ना, ये बेसिकली किस बारे में बात करता है? ये आर्टिकल बेसिकली गाइस बात करने की कोशिश कर रहा है जो सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। A ban on the use of single-use plastic that was notified by the Union Environment Ministry on August 2021 came into effect on July 1 this year. अब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है सर? ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, एंड उनका इंटेंशन ही बनाने के पीछे होता है कि भाई ये एक बार यूज होगा, उसके बाद ये फेंक दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो हैं ईयरबड्स को अपने कान में यूज करते हैं, तो आप उसको एक बार यूज करके फेंक देते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट अगेन। जो छोटे छोटे कप आते हैं प्लास्टिक के, आप उनको एक बार चाय पीते हैं, फेंक देते हैं। इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। तो ये कुछ चीजें हैं। तो करीबन 32 स्टेट्स एंड यूटीज ने कॉन्स्टिट्यूट कर ली है डेडिकेटेड टास्क फोर्स टू एलिमिनेट द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। इवन इसका देखो एक लार्ज इम्प्लीकेशन जॉब नुकसान पे भी हो रहा है। देखिए आज की डेट में ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है, उन्होंने बोला है कि ये जो बैन है ना, इट वुड शटर 88,000 यूनिट्स इन द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। These employ close to 1 million people and contribute to exports worth 25,000 करोड़। तो मिलियन पीपल की जॉब जाने वाली है, काफी सारा एक्सपोर्ट का नुकसान होने वाला है, और देश में जो बिजनेसमैन है उनका तो नुकसान होने ही वाला है। बट वो सब एक अलग बात है, जो कि प्लास्टिक तो बैन होनी चाहिए, तो वो किया जा रहा है फेज आउट मैनर में, ठीक है। अभी देखो ये वापस से वही चीज लिखी हुई है। द नोटिफिकेशन जो है, जो आया है सरकार की तरफ से, उसमें ये भी कहा गया है कि नेशनल एंड स्टेट लेवल कंट्रोल रूम्स होंगे जो देखेंगे कि कोई भी मैन्युफैक्चर ना करे, कोई भी इंपोर्ट ना करे, कोई भी स्टॉकिंग ना करे, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ना करे, कोई भी सेल एंड यूज ऑफ बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स ना करे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो है ना, इट ऑल्सो प्रोहिबिट मैन्युफैक्चरर, import, stocking, distribution, sale and use of plastic carry bags having thickness less than 120 microns with effect from December 31, 2022। तो देखो फेज आउट मैनर में चल रहा है, कुछ जुलाई 1 से किया गया है, काफी सारी चीजें अभी इसमें इंक्लूड करी गई हैं, लेकिन अभी कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि जो डस्टबिन का जो पॉलिथीन होता है ना, वो वाला शायद अभी एग्जेम्प्टेड है, काफी सारी चीजें उसमें एग्जेम्प्टेड है, तो इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। करीबन 21 आइटम्स जो हैं इसमें साफ साफ सिंगल यूज प्लास्टिक की डेफिनेशन के साथ डाल दिया गया है, जैसे कि ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्माकोल फॉर डेकोरेशन, प्लेट्स, कप, ग्लासेस, कटलरी, फोक्स, स्पून्स, नाइफ्स, स्ट्रॉ, ट्रेज, रैपिंग और पैकिंग फिल्म्स अराउंड स्वीट बॉक्सेस, इन्विटेशन कार्ड्स, सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर्स, और ये सारी चीजें जो कि लेस देन 100 माइक्रोन्स हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोन्स यूनिट होती है, इसको आप गूगल करके समझ लेना, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या ऐसा डैमेज कर रहे थे कि इनको हटाने की जरूरत पड़ रही है? तो व्हाट इज द एनवायरमेंटल डैमेज फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक? तो थिकर एंड डेंसर जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं ना, जिनको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, उसका फिर कुछ और बना सकते हैं, लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक ऑब्जेक्ट होती है ना, ये बहुत ही लाइट होता है और इसको आप किसी भी काम के लिए रिसाइकल नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या होता है, देखो जो लोग पिकर्स होते हैं, रेड पिकर्स इनको हम बोलते हैं, रेड पिकर्स, तो ये लोग ना बड़े वाले जो प्लास्टिक होते हैं या फिर जो यूजफुल प्लास्टिक होते हैं, जो रिसाइकल हो सके होते हैं, जिनकी डिमांड होती है, उनको ये पिक करते हैं सड़कों से और फिर बेचते हैं। बट जो ऐसी चीज जिनका कोई फिर से यूज नहीं है या फिर जिसके कोई इतनी खास वैल्यू नहीं मिलने वाली, दे डोंट पिक देम अप, और फिर वो जो प्लास्टिक है ना, वो सड़ता रहता है, वो पॉल्यूशन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉइल में टॉक्सिन क्लियर करता है। तो इसी वजह से जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स है ना, इनको हटाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ न्यूज देख लेते हैं। शिंदे विंस वोट, सेज ही इज विद सेना, तो ये ठीक है, हमें पता ही है, तो इसमें कुछ नई चीज है नहीं। होटल कैन नॉट फोर्स कस्टमर टू पे सर्विस चार्ज सेंटर, ये बहुत अच्छी चीज आई है। देखो आप लोग ना जाने में आपने पता नहीं कितनी बार सर्विस चार्ज दिया होगा। आई रिमेंबर वंस आई वॉज विथ माई फ्रेंड एंड वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, तो वहां पे हमारा बिल कुछ आया था 1400 का, बट उसमें 1600 कुछ लिखा हुआ था।
तो आई डिडंट नोटिस इट, बट माई फ्रेंड जो मेरे साथ थे उन्होंने उस चीज़ को नोटिस किया, फिर उन्होंने उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन भी लिया, देन उन्होंने बिल लिया, उसको चेंज किया। तो ये तो एक रेस्टोरेंट की कहानी थी। अब दूसरे रेस्टोरेंट की मैं कहानी बताता हूँ। एक हार्ड रॉक कैफे करके है, या पता नहीं कुछ ऐसे ही कुछ नाम है, नॉट रिमेंबर करेक्टली कि क्या नाम था। हार्ड रॉक कैफे इज कैफे की चेन, मे बी वही था या कोई और था, आई डोंट रिमेंबर इट। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ भी ये सेम चीज़ हुई। तो हमने बोला कि भाई सर्विस चार्ज आपने क्यों ले रखा है, वी डोंट वांट टू पे इट, क्योंकि आप टिप भी देते हो फिर सर्विस चार्ज भी लेते हो। फिर क्या होता है, उन्होंने दिखाया कि सर मैं देखो टेबल पे ऑलरेडी लिख रखा है कि अगर सर्विस चार्ज नहीं दोगे तो मत आओ। तो वो उन्होंने क्या कर रखा था कि जो रिसेप्शन काउंटर था ना उसी के नीचे लिख रखा था। तो ये तो गुंडागर्दी हो गई कि भैया अगर आप नहीं देना है तो मत आओ। तो अब ये जो है ना, ये सब फोटो खींच के रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और जहां कोई बवाल करे उसको ये दिखा दो कि भैया अब तुम पे ऊपर केस होगा अगर तुम इस तरीके की चीजें करोगे, ठीक है। द गाइडलाइंस एडेड दैट द कंपोनेंट ऑफ सर्विस इज इनहेरिटेड इन द प्राइस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस ऑफर्ड बाय द रेस्टोरेंट और होटल। तो ये सारी चीजें आपने जानी समझी, और इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाना, और फिर अगर कोई दिक्कत हो तो यू कैन कंप्लेन अबाउट इट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। शार्जिल सेज असॉल्टेड इन सेल मूव्स कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन। तो JNU के स्कॉलर जो है शार्जिल इमाम, ये जेल में है। इन्होंने ये आरोप लगाया है कि जून 30 को 8 से 9 कन्विक्ट जो जेल के अंदर थे उनको लेके वहां के सुप्रिटेंडेंट आए, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट आए, और उन 8-9 जो कन्विक्ट्स ने उनके ऊपर असॉल्ट किया, उनको मारा पीटा, वॉटेवर जो भी चीजें रही हों। तो इसके ऊपर अब जो है ना कोर्ट ने नोटिस जारी किया है तिहाड़ जेल के सुप्रिटेंडेंट को, और शार्जिल इमाम ने कहा है कि आप भैया जो CCTV लगे हुए हैं ना उसमें आप 7:30 से 8 बीच कुछ टाइम बताया इन्होंने, 7:15 PM से 8 PM की रिकॉर्डिंग शो करो जिसमें ये चीज मेरे साथ हुई है। तो ये इनके लॉयर जो है उन्होंने ये चीज रखी है। सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट अग्निपथ केस नेक्स्ट वीक। तो अग्निपथ केस में देखो क्या है ना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग में चल रहे थे, तो उन पे भी स्कीम लग रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया कि भैया उनके ऊपर इस स्कीम को ना इम्प्लीमेंट किया जाए, जो बाद में आए उन पे करो, लेकिन जो ऑलरेडी है प्रोसेस में उन पे ना हो। तो ये यहाँ पे पिटीशन फाइल हुई है। म्यांमार होस्ट फर्स्ट रीजनल मीटिंग सिंस कूप। तो यहाँ पे देखिए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम जो है वो मंडे को मिले हैं। चाइना यहाँ पे देखो सबको पैसे दे दे के जो है ना बेवकूफ बनाया जा रहा है, और सब बहुत सारी कंट्रीज देखो ना बन भी रही हैं। म्यांमार क्या है, म्यांमार की कहानी वैसे तो हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी है, बट चलो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। म्यांमार देखो क्या है ना, यहाँ पे 1947 के आसपास इनको आज़ादी मिली थी। देवर ऑल्सो ब्रिटिश कॉलोनीज। फिर इनको जब आज़ादी मिली तो 1951 में यहाँ पे मिलिट्री ने कूप कर लिया, और मिलिट्री ही शासन में थी 90s तक। इवन मिलिट्री बहुत प्रॉपर शासन में रही, इवन इंडिया ने कोई रिलेशन नहीं रखे इनके साथ। हमने कहा हमें डेमोक्रेसी नहीं है तो हम नहीं रखेंगे, बट देन वी ऑल्सो रियलाइज द नीड ऑफ म्यांमार फॉर अस, क्योंकि म्यांमार जो है ना हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से जुड़ के रहता है। तो हमारे यहाँ के जो इंसर्जेंट्स होते थे नॉर्थ ईस्ट एरियाज के, वो यहाँ पे मतलब कुछ भी इंसर्जेंसी करके नुकसान पहुंचा के म्यांमार भाग जाते थे। तो फिर हम कुछ कर नहीं पाते थे। फिर इंडिया ने 90s के बाद ना रिलेशन बिल्ड करने शुरू किए वहाँ की मिलिट्री के साथ, जिससे कि क्या हुआ कि जब ये लोग फिर वहाँ भागते थे तो फिर वहाँ की मिलिट्री हमारे सपोर्ट में खड़ी रहती थी और काफ़ी मदद करती थी। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं। उसी समय ऑंग सुन सुई जो हैं, जो काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर हैं, फिलहाल तो उनको जेल कर दिया गया है वहाँ की मिलिट्री के द्वारा। तो उनके द्वारा डेमोक्रेसी की डिमांड उठाई गई, काफ़ी सारे लोगों के द्वारा डेमोक्रेसी की डिमांड उठाई गई। 2007 या 8 था इनका कॉन्स्टिट्यूशन फिर आ गया। म्यांमार की आर्मी ने आधे घुटने टेके, पूरे नहीं टेके। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, डेमोक्रेसी आएगी, इलेक्शन होगा। बट इन्होंने एक शर्त ये रख दी कि 25% जो सीट्स होंगी ना पार्लियामेंट की, वो आर्मी पर्सनस के लिए रिजर्व रहेंगी। दूसरी इन्होंने शर्त ये रखी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका स्पाउस फॉरेनर है, ही कैन नॉट बी द लीडर ऑफ आवर कंट्री। तो जो ऑंग सुन सुई जी जो थी ना, जिन्होंने पूरा मैटर उठाया था, वो बाहर हो गई क्योंकि उनके हस्बैंड जो है ना, ही वॉज ए फॉरेनर। तो ये पूरा बेसिक कहानी था। फिर क्या हुआ, 2020 के अंदर ना मिलिट्री ने फिर से कूप कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2020 में जो ऑंग सुन सुई जी हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा वोट से जीत गई। अब आप कहोगे सर ये तो आप कह रहे थे कि इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती हैं। देखो ये नहीं बन सकती हैं लीडर, लेकिन इनके बिहाफ पे कोई और तो बन सकता है। तो शी वॉज द रूलर, बट इनके बिहाफ पे नाम कोई और कर रहा था। तो इसीलिए इनकी पॉलिटिकल पार्टी बहुत मेजॉरिटी में 2020 में जीत के आती है। मिलिट्री को डर ये लगा कि जो 25% सीट रिजर्व है ना पार्लियामेंट में, कहीं इसको अमेंड ना कर दें, और इसीलिए फिर बताया कि रिगिंग इन द इलेक्शन हुआ है, सत्ता पलट कर ली है। तब से ये कहानी चल रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन।
Myanmar host first regional meeting. Supreme Court to list Agnipath case. Sharjeel says assaulted in cell. होटल कांट फोर्स कस्टमर टू पे सर्विस चार्ज. शिंदे विंस वोट. हमने यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जाना. महाराष्ट्र गवर्नर में जो प्रॉब्लम हुई थी वो देखा गवर्नमेंट में स्पीकर के इलेक्शन से रिलेटेड. ईरान न्यूक्लियर डील को जाना. यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल जो है वो मल्टीलैटरलिज्म से रिलेटेड देखा. तो दिस इज इट. ये था हमारा आज का सेशन. इन कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो, डेमो क्लासेस देखो. कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. एंड दिस इज आवर क्लैट पॉइंट्स मैजिक बॉक्स. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर इतनी क्वालिटी का कंटेंट. आपको 7 बुक्स मिलने वाली हैं, इतने सारे मॉक्स मिलने वाले हैं. एवरीथिंग इज फॉर 5499. बुक करने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज या कॉल करना होगा. ओनली 100 सीट्स अवेलेबल थी सुबह जब हमने लॉन्च किया था, बट राइट नाउ इट इज़ 50. तो बचे 50 स्लॉट्स हैं. लेट्स बुक इट जिसको भी करना है. तो ये था हमारा आज का सेशन. आई होप आपको अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच गाइज. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए. जय हिंद, जय भारत.